सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। भाई पहले ही हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टडी करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बच्चों के लिए, जेई मेंस के, सीयूईटी के बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर आप इस चीज़ को बहुत तमीज़ से देखो। ठीक है, अगर आपको वीडियोज पसंद आए, लगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छी बात बताई, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बच्चे कोई 11th-12th में हो, उसके बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम यूनिट एंड मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा इसको। देखो सबसे पहले क्या क्या सीखना है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही सिखाऊंगा। आपको यूनिट सीखना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनली, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिस। ओके, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स। यूनिट क्या है? यूनिट कुछ भी नहीं है, कुछ इंटरनेशनली लोगों ने बता रखा है कि भाई इसको स्टैंडर्ड मानेंगे तो उसको यूनिट कहते हैं। दो तरीके की यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट, ओके, जिसको बेस यूनिट कहते हैं, और दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट, है ना। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? मतलब ऐसी यूनिट जो फंडामेंटली है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, और बाकी सारी जो यूनिट होती है, ठीक है, जो कि ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन फॉर द ड्राइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट जो ड्राइव्ड की जाती है उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। जैसे मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ कि मास जो है हम केजी में नापते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कितनी होती है फंडामेंटल यूनिट, आप याद रख सकते हो। फंडामेंटल यूनिट हम 7 इन जनरली मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप, 7 यूनिट होती है फंडामेंटल। बाकी सारी ड्राइव यूनिट इन 7 फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव की जाती है, तो ऐसा लिख लेंगे। अ कंप्लीट सेट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, फिर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, 3 तरीके की हम याद करते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ ऐसे जानने की बात नहीं है, कुछ हमें कुछ अलग से जानना पड़े। अब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की, एसआई बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइन टेम्परेचर, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, किलोग्राम होती है, सेकंड होता है, एम्पेयर होता है, केल्विन होता है, मोल होता है, कैंडेला होता है। इनके बारे में लिखा है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स। इन साथ के साथ 2 एक्स्ट्रा यूनिट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियन, एंगल, ठीक है, 2 डायमेंशनल एंगल रेडियन और 3 डायमेंशनल एंगल स्टेरेडियन। तो दोनों की डेफिनेशन याद रखना और ये फॉर्मूले याद रखना, रेडियन और स्टेरेडियन का। ओके, तो कुल मिला के 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई और 2 सप्लीमेंट्री हो गई यूनिट। तो कुल मिला करके 9 यूनिट हो गई आपके पास जिनको आप फंडामेंटली यूज करेंगे। ओके, ये मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है। अप्रोक्सीमेशन, मेजरमेंट, ठीक है, यू नो कि दूसरी चीज़ होती है, इतना समझ गए, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? ड्राइव यूनिट मतलब जैसे मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको मीटर पर सेकंड कहेंगे। तो ये मीटर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये एक ड्राइव यूनिट की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे, कोई परेशानी, प्लीज़ लेट मी नो। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, समझेंगे बात को आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे। तो लेंथ को मेजर करने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला एन इम्पॉर्टेंट मेथड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, पैरेलैक्स में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, पैरेलैक्स में ये कुछ नहीं पढ़ना है। पैरेलैक्स में क्या करते हैं? पैरेलैक्स में मान लो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है सन जो है, इसकी डिस्टेंस नापनी है, तो अर्थ के 2 कोनों में, ये अर्थ है, तो अर्थ के 2 कोनों से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, और ये इन दोनों से ये एंगल मेजर कर लेंगे और ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आर्क एंगल इक्वल टू दिस आर्क अपॉन रेडियस, तो हमें डी पता चल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ये पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मतलब आप एक ही ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट डिफरेंट आईज से देख रहे हो, इसको पैरेलैक्स कहते हैं। तो आपने लेफ्ट आईज से देखा, राइट आईज से देखा, तो दोनों के बीच में जब आपने देखा तो इस तरीके से बना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एंगल है उसको मेजर करके हम पैरेलैक्स एक्सिस से डिस्टेंस नाप सकते हैं। अगर आपको जानना है पैरेलैक्स में, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री बी 1 मिनट। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन।
1 डिग्री को 60 मिनट कहते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट को हम रेडियन में लिख सकते हैं, तो 1 मिनट को अपॉन क्या करेंगे, 1 मिनट है ना, 1 मिनट को हमें डिग्री में लिखना है, तो ये फॉर्मूला है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60, तो 1 मिनट जो है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ध्यान रखना ये पॉइंट कुछ काम का है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमें अगर 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, पाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को, मतलब 1 डिग्री का मतलब जैसे 90 डिग्री का मतलब है, 90 डिग्री का मतलब है कि 90 इंटू पाई/180 यानी कि पाई/2 रेडियन, ऐसे करते हैं, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है, डबल, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट हो जाएगा, तो इसको मिनट को फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसी तरीके से, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आ रहा होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा। फिर है पैरेलैक्स का क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, 2.3 वाला एग्जाम्पल पढ़ लेना इसको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डायमीटर ऑफ सन निकालना है, तो एंगल पता है, ठीक है, एंगुलर विड्थ पता है, तो रेडियन में निकालेंगे, उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से। तो ये तो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने की विधि है जिसको हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है किस तरीके से, ये लिखे हुए क्वेश्चंस। फिर आता है स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। स्मॉल डिस्टेंस से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम इस पॉइंट को उतना एक्सटेंसली कवर नहीं करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मास इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बस इतना याद रख लेना, ये 1 यूनिट यानी कि 1 एटॉमिक यूनिट जो है किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर, इतना इसमें ध्यान रख लेना। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻, लगभग 14 to 15 होती है, ये ध्यान रख लेना, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास, साइज वगैरह, देखो इलेक्ट्रॉन का मास याद रख लो, प्रोटॉन का याद रख लो, और तो मुझे कुछ नहीं है रिलेशन इसमें, ठीक है। और कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइम का मेजरमेंट, मेजरमेंट नहीं सीखना है, मैं बता रहा हूँ, टाइम मेजरमेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे इसको पढ़ लें, टू मेजरमेंट द एनी इंटरवल वी नीड अ क्लॉक, वी नो द एटॉमिक स्टैंडर्ड विच बेस्ड ऑन द पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम इन सीजीएम एटम, दिस इज कॉल्ड सीजीएम क्लॉक, द सम टाइम कॉल एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक क्या होती है उसके बारे में गिवन है, ठीक है, सबसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट है टाइम को मेजर करने का। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। देखो सवाल जहां से पूछे जाएंगे मैं उन्हीं टॉपिकों के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें मैं तुम्हें नहीं घुमा रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर हमें पढ़ना है एक्यूरेसी, बच्चे को सीखना है एक्यूरेसी। पैरेलैक्स समझ में आ गया, फिर एक्यूरेसी में आ जाएंगे। तो एक्यूरेसी क्या है, मेजरमेंट इज अ एक्यूरेसी, दो चीजें हैं ना, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हमने क्या किया, कोई मेजरमेंट किया, ठीक है, दिस अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस टेक्नोलॉजी, द रिजल्ट इन एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी है ना, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। एवरी कैलकुलेशन वी shall distinguish between two terms, accuracy and precision. तो the accuracy of a measurement is the measure the how the close the measured value is to the true value, जो measured value है वो true value के कितने close है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, accuracy कहते हैं। जैसे मैंने कोई वैल्यू नापी, जी की वैल्यू तुम्हें पता है 9.8 है, मैंने नापी 9.79, तो मेरी रीडिंग क्या है, बहुत एक्यूरेट है, तो इसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। फिर लिखा हुआ है प्रिसेशन के बारे में। प्रिसेशन क्या होता है, प्रिसेशन इज टेल्स अस व्हाट प्रिसेशन टेल्स अस। देखो प्रिसेशन हमें किस चीज के बारे में बताता है भाई, प्रिसेशन टेल्स अस अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी कि कितने डेसिमल की कितने
पॉइंट तक हमने मेजर किया है। द एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट में डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लो, सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन लेंथ इज 3.67 मीटर इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग मेजरमेंट द रिजल्ट इज 0.1 सेंटीमीटर एंड द value is found to be 3.5 centimeter, while the another experiment we get 3.38. The first measurement has more accuracy but the second experiment has more precise value, क्योंकि हमने डेसिमल के बहुत ज़्यादा डिजिट तक नापा है। एक्यूरेसी मतलब आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितने नज़दीक है। प्रिसेशन का मतलब तुमने कितने अंदर तक उसको नापा है, ठीक है, डेसिमल के कितने पॉइंट तक आपने उसको मेजर किया है, रिजॉल्व कहाँ तक किया है, ठीक है, कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, कोई डाउट, सब कुछ लिखा होता है। एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल एंड मदर फादर ब्रदर जो कहना चाह रहे हो ऑफ ऑल द बुक्स। ये पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें लास्ट में घूम फिर के आना यही है। तो अगर आना यही है, एनसीईआरटी में ही आना है, तो पहले इसको कर लो, फिर आगे चलते हैं। यूपीएससी के बंदे को अगर यूपीएससी निकालना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो एमबीबीएस के बंदे को आज की डेट में नीट निकालना है, जेई निकालना है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ कि भैया ये कर लेना, ठीक है, पढ़ना ही एक शॉर्ट ट्रिक है। फिर चलते हैं, यहाँ से कोई काम की बातें नहीं है, ठीक है। एरर, एरर अगर सीखना चाह रहे हो तो दो तरीके की एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इम्परफेक्शन होती है, पर्सनल एरर होती है, और दूसरी एरर होती है रैंडम, जो कि कभी भी हो जाती है। फिर चलते हैं लीस्ट काउंट में, समझना है बस। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जैसे मीटर स्केल जो है सबसे कम 1 mm नाप सकता है, तो उसकी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी। हम अगर उसकी लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे तो मैं कहूँगा भाई इसकी लीस्ट काउंट जो है वो 1 mm है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है ना, सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ओके, जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है द वर्नियर कैलिपर्स हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर एंड अ स्पेरोमीटर होता है जिसकी लीस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास स्क्रू गॉज होता है, उसकी भी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होती है। ओके, ये समझ में आ गया, लीस्ट काउंट तक समझ में आ गया। लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम मेजरमेंट, कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट, ये समझ में आ गया, ठीक है। सबसे छोटा जो मेजर कर सकता है, जैसे मान लो हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, जैसे 1 से लेके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यहाँ पे 1 लिखा है, 0 लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रेडिंग 3 सेंटीमीटर। तो हम ये डिवीजन नाप लेंगे, 1 2 3 4 5, या मैं नंबर नाप लूंगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा पॉइंट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लीस्ट काउंट है। समझ गए ना कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट। पूरा डिवीजन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। आई होप my child you understood this point. Okay my dear sir, we had understood it fully, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. ओके, सो ये वाला पॉइंट तक समझ में आ गया, लीस्ट काउंट निकालने का तरीका समझ आ गया। लिख लेना जो जो, जैसे जैसे मैं कलरफुल रंगीन बना रहा हूँ अपनी किताब को, तो अपनी किताब को भी रंगीन बना लेना, मजा आएगा पढ़ने में। और जहाँ जहाँ पे जो जो लिखना है वो भी लिखते रहेंगे, ठीक है। आगे ऊपर देखोगे तो मजा आएगा तुम्हें देखने में, अच्छा इतनी सुंदर किताब है मेरी, ओ हो। फिर है एरर के बारे में। अब एरर क्या क्या होती है, कितने कितने तरीके की एरर होती है, देखो सबसे पहले एरर होती है एब्सोल्यूट एरर। मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो वैल्यू ऑब्टेन की वो A1 A2 A3 AN है, तो सबका मीन ले लिया, तो इसको ट्रू वैल्यू कहेंगे, मीन वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन, पहली बार मैंने A1 मेजर किया था, A1 में से A मीन को घटा देंगे तो डेल्टा A1 निकलेगा, डेल्टा A2, तो ये सारी एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर, तो जो डेल्टा मीन निकाला है, ठीक है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, तो मीन एब्सोल्यूट मतलब डेल्टा A1 डेल्टा A2 इन सब का मीन ले लेंगे, ठीक है। फिर आता है जो हमारा रिलेटिव एरर है, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन जो निकाला है वो रिलेटिव एरर हो गया। फिर परसेंटेज, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन हम
आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एक मेजरमेंट है, उसमें जो मेजर्ड वैल्यू है 2.63, 2.56, 2.24, 2.71, 2.80, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। तो सबका मीन ले लेंगे, मीन लेने के बाद एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर सबका एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे तो 0.01 सेकंड आ रहा है। तो टी की जो वैल्यू है, टी की जो वैल्यू है, मीन वैल्यू 2.6 प्लस माइनस 0.01 लिख देंगे, तो अपन का जो है आंसर आ जाएगा। कैसे लिखते हैं वैल्यू, जो लिखते हैं वैल्यू ऐसे लिखते हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का तरीका है। ओके भैया, यस सर। ओके, अब देखो एरर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, अगर कोई क्वांटिटी ए प्लस बी के फॉर्म में, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो जो ए और बी के मेजरमेंट में हमको एरर पता है, ठीक है, ए और बी के मेजरमेंट में हमको एरर पता है, तो डेल्टा ए और डेल्टा बी है, तो जेड के मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो क्या होगी, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और जेड इक्वल टू हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड मतलब एरर हमेशा ऐड होगी, जैसे जेड के मेजरमेंट में जो एरर है वो ए के मेजरमेंट में एरर प्लस बी के मेजरमेंट में एरर होगी। सवाल दिया है, जैसे हमने T1 इतना नापा, T2 इतना नापा, तो डेल्टा T1 0.5 है, डेल्टा T2 0.5 है, तो जो डेल्टा T हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना सवाल को। फिर ऐड या प्लस करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे तो एरर हमेशा ये सेम तरीके से निकालेंगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो जेड इक्वल टू जैसे ए बी है या ए अपॉन बी है, तो एरर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से जेड तो ए इंटू बी करके निकालेंगे, पर एरर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना, या डेल्टा जेड इक्वल टू हम जेड इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करेंगे, तो इसको कहते हैं एरर निकाल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम तरीके से निकाला जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज एरर निकालो, वी दिया है, तो v द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, है ना, द रेजिस्टेंस r इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो r के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो पहले इस क्वेश्चन में v के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालेंगे, क्या हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, तो 5% आ गई। i के मेजरमेंट में निकालेंगे तो v अपॉन डेल्टा v इंटू 100, ठीक है, सॉरी डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2%। दोनों को जोड़ देंगे, v इक्वल टू आई आर होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो मैंने कहा है जब आप डेल्टा आर अपॉन आर निकालेंगे इंटू 100 निकालेंगे, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। सेम देखो डिफ्रेंशिएशन वाला तरीका सीख लेना, ये जो तरीका है ना, जैसे मुझे मेनली हमें डिफ्रेंशिएशन का तरीका सीखना होता है, जैसे 1 अपॉन आर ऐसे निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, तो ये वैल्यू मिली, तो डिफ्रेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा डिफ्रेंशिएशन मेथड है, ठीक है, एरर निकालने का। अगर किसी क्वांटिटी की पावर समथिंग है, तो एरर जब निकालेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, सामने आ जाएगी। तो जैसे ये है देखो 4 डेल्टा ए अपॉन ए 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी, एग्जाम्पल देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। देखो नीट में ऐसे ही सवाल आएंगे, जी मीन्स में ऐसे ही सवाल आएंगे, जो लिख रहे हो जो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से पढ़ लो। जैसे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर्स बच्चे इसको यूज करते हैं एज ए एग्जाम्पल, बेहतरीन क्वेश्चन है देखो, ठीक है, पढ़ लेना, मजा आएगा, है ना। ये वाला एरर, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। तो सबसे आसान तरीका है एरर निकालने का, अगर आपको कोई फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएट करो, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी गिवन है, तो अगर मुझे एरर निकालनी है v के मेजरमेंट में, डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा यू प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे a और t का, तो डेल्टा ए टी कर देंगे जो भी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो इनका अलग से करेंगे, ठीक है। पावर कहाँ आ जाती है, सामने आ जाती है, पावर अगर है तो यहाँ पे एग्जांपल देखा तुमने, पावर सामने आ जाती है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हैं। तो एरर तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आगे को स्टडी करेंगे यहाँ से, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील करेंगे कि भाई इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आया था, फिर इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे। ओके।